चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। महानदी की जो कुछ अन्य सहायक नदियां बची हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बोरई नदी से। सिर्फ 3-4 नदियां ही बची हुई हैं। बोरई नदी का अगर आप उद्गम स्थल देखेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग है वो कोरबा के पठार से होता है। अब आप इसको देखिए, आप कैसे याद रख सकते हैं, कोरबा का पठार। जैसे कभी कभी आपको काफ़ी बोरिंग लगता है तो आप बोलते हैं ना, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, कोरबा मतलब कि कोरा कागज। सब कुछ क्या है, बेरंग है, कोरे कागज के समान है। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, उस टाइप का ऐसा आप सोच सकते हैं। काफी सब कुछ बोरिंग सा हो गया है, कोरा कागज, ठीक है, सब कुछ कोरा कोरा जैसा लग रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इसका विसर्जन कहाँ होता है, तो ये जांजगीर चांपा में जाकर महानदी से मिल जाता है। तो अगर आप इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत कोरबा और कोरबा के अलावा यहाँ पर जांजगीर चांपा आता है, ठीक है। इतनी बातें आप बोरई नदी के बारे में याद रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम किस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मांड नदी के बारे में। मांड नदी का भी अगर आप उद्गम स्थल देखें तो मांड नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, ये शुरू होती है मैनपाट से, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, मैनपाट। मैनपाट जो है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा, ठीक है, ठंडा स्थल है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ये जो मैनपाट होती है की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मैनपाट आप जानते हैं पाट रीजन के अंतर्गत आता है, काफ़ी ऊंचाइयों पर है। इसकी जो हाइट है वो 1152 है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, 1152 मीटर। यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया था। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि यहाँ इसके बारे में पूछ ली जाती है। अब अगर आप मांड नदी के बारे में देखेंगे तो इसकी लेंथ अच्छी खासी है, ठीक है, 155 किलोमीटर। तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। इसका अगर आप विसर्जन देखते हैं तो महानदी, मांड और लात, ठीक है, मांड और लात और महानदी, ये तीनों जाकर के कहाँ मिलती है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने एक और लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि ये भी एक संगम है और ये तीनों कहाँ पर जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो मांड नदी के बारे में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, कुरकुट, उसके अलावा कोईराज, ये 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि आपको याद रखना है। भले ही सहायक नदियों से कभी मेन जो सहायक नदी है उनसे ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको जो भी फैक्ट्स लगे आपको सभी चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मांड, ठीक है। तो आप जानते हैं जनजातियों में यानी कि जो चावल का पानी होता है उसे एज अ ड्रिंक यूज़ करते हैं, और मांड का मतलब वही होता है, चावल का जो चावल पकने के बाद जो पानी होता है उसको मांड कहा जाता है। तो आप सोचिएगा ये भी क्या है, पीते हैं। और फिर कुरकुट से आप सोच लीजिए कि कुरकुरे, ठीक है, कुरकुरे आपको फिर वैसे याद रख सकते हैं, ये भी खाने की चीज़ है, वो भी पीने की चीज़ है। फिर उसके बाद अगर आप कोईराज को देखेंगे तो कोई का मतलब क्या होता है, पहाड़ों पर रहने वाले, जंगल में रहने वाले। और मांड हम बोल रहे हैं कि ये जनजातियों का पेय पदार्थ है। तो वैसे ही आप सोच सकते हैं कि जनजातियां कहाँ रहती हैं, अधिकतर जंगली इलाके में रहती हैं, पर्वत पर पहाड़ों पर रहती है। तो इस प्रकार से आपको कोई और कुरकुट याद आ जाएगा। कभी भी आपको पूछा जाएगा कि ये किसकी सहायक नदी है तो फटाफट से आप बता सकते हैं कि ये मांड नदी की है, ठीक है। सब चीज़ क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसा रिलेट कर लेंगे, कुछ ट्रिक बना लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में वो याद रहेगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं। अब इसके बाद हम केलो नदी के बारे में देखेंगे। केलो नदी जो है ये रायगढ़ से निकलती है, रायगढ़ में लुड़ेग, ठीक है, लुड़ेग की पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है और फाइनली जा करके महादेव पाली करके उड़ीसा में जगह है, वहाँ पर ये विसर्जित हो जाती है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसका ओरिजिन आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे ये जो लुड़ेग है इसको हम टमाटर की राजधानी कहते हैं, ठीक है, टमाटर की राजधानी। तो टमाटर भी क्या है, इसको आप सोचिए कि मतलब खाने वाली चीज़ है, केलों में केला भी है, वो भी खाने वाली चीज़ है, फ्रूट है, ये क्या है, वेजिटेबल है। आपको फिर याद आ जाएगा लुड़ेग यानी कि टमाटर की राजधानी, और ये इसका फिर ओरिजिन है। केलों के ऊपर एक फेमस प्रोजेक्ट है, परियोजना है, जिसका नाम क्या है, दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट, जो कि केलो नदी के ऊपर है। उसके अलावा अगर आप केलो नदी की लेंथ देखेंगे तो इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, 1112 किलोमीटर। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये पूरा का पूरा रायगढ़ जिले में
आता है उसके बाद ये फाइनली उड़ीसा में इंटर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना है। इसकी भी एक सहायक नदी आप देखेंगे कोलेडगा, ठीक है, कोलेडगा। तो इसको भी आप कैसे याद रखोगे, जैसे कि केलो है तो कोले, ठीक है, केलो कोले नाम एक जैसा है, तो फिर ये आपको वैसे याद आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको केलो नदी के बारे में याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे लास्टली कौन सा बच गया, मांद, ये सब हम लोगों ने कर लिया। लास्टली यहाँ पर इब नदी बची हुई है। इब नदी के बारे में देखते हैं कौन कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो आप इसका ओरिजिन याद रखेंगे। ओरिजिन, उद्गम स्थल, ये कहाँ से निकलता है, पंडरा पाठ में खुर्जा की पहाड़ी, ठीक है, खुर्जा की पहाड़ी। तो इसको आप वैसे ही सोचिएगा कि इब जैसे ईद, ठीक है, ईद क्या है, मुसलमानों का, मुस्लिम कम्युनिटी का त्यौहार है। और रज़ा, ठीक है, रज़ामंदी, ये मुस्लिम लोग जो कम्युनिटी है उनका, उनके लैंग्वेज में आता है, उर्दू में आता है। और लोगों का नाम भी रहता है ना, अब्दुल रज़ा, अहमद रज़ा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा। इब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, ये भी इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वहाँ जशपुर से निकलता है। जशपुर से निकलने के बाद फाइनली ये उड़ीसा में जा कर के महानदी से मिल जाता है। ठीक है, तो इब नदी के बारे में ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में इसकी लेंथ कितनी है, 87 किलोमीटर है। ठीक है, 87 किलोमीटर। एक्चुअल तो में तो इसकी लेंथ जो है वो 202 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप इसका छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 87 किलोमीटर है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे चल कर के ये संबलपुर के पास महानदी में मिल जाती है, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको इन नदियों के बारे में याद रखना है। अब हम इन सबको मैप में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये महानदी मैंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है। अब एक एक करके इसको हम जो भी नदी है उनको इंडिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पास जो है ये पंडरा पार्ट है, यहाँ से इब नदी निकल करके संबलपुर के पास मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कोरबा के पठार से कौन सा निकलता है, बोरई नदी, तो ये भी जा कर के इस तरीके से मिल जाता है। सरगुजा में यहाँ अपा से जो देखेंगे आप मांड नदी है। मांड नदी जो है ये इस प्रकार से ऐसे बहते हुए फाइनली ये जा कर के मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो केलो नदी, ठीक है, केलो नदी कहाँ से निकलती है, लुड़ेक की पहाड़ी से, तो ये भी इस प्रकार से जा कर के महानदी में मिल जाती है। तो ये 4 नदियाँ बची हुई थी जिसको कि हमने आज के लेक्चर में कवर किया। ठीक है, तो आई होप सो आपको जितनी भी महानदी नदी की सहायक नदियाँ हैं, एक भी क्वेश्चन आप यहाँ से गलत नहीं करेंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हम हमेशा लास्ट में डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे कि ये जो केलो है, ठीक है, केलो नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है, उस परियोजना का नाम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गोदावरी जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, उसके बारे में कवर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।